तनु महक को लेकर के खन्ना मैंसन के अंदर चली गई। तनु विक्की के साथ कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई की थी। इसी वजह से तनु खन्ना परिवार से पूरी तरह से घुल मिल गई थी। वह महक को लेकर अंदर गई। कल्पना जी, ममता जी, मिस्टर खन्ना वहीं पर थे। उन्होंने कहा, तनु यह कौन है, हमें नहीं मिलवाओगी? तनु कहने लगी, ऑफ कोर्स दादी माँ, क्यों नहीं मिलवाऊंगी। यह है आपके पोते विहान खन्ना की असिस्टेंट महक, और महक यह है विहान सर की दादी माँ, और यह सर की माँ है, और यह है उनके डैड। महक ने सबको नमस्ते की। कल्पना जी महक को देखकर उसके पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरी और बोली, जीते रहिए, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। विहान इस वक्त अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में बातें कर रहा था और कभी कभी नज़रें घुमाकर महक को भी देख लिया करता। उधर माधवी भी तैयार हो रही थी पार्टी में जाने के लिए। वह कुछ ड्रेस देखने लगी थी। उसने पूरे कमरे में अपनी ड्रेस फैला रखी थी। तभी माधवी के पिता उसके रूम में आए। उन्होंने पूरा रूम देखा और माधवी से पूछने लगे, यह क्या हाल बना रखा है तुमने बेटा अपने रूम का? माधवी ने मुस्कुराते हुए अपने पापा की तरफ देखी और कहा, पापा आपको पता है आज मुझे मिस्टर खन्ना अपने घर पर एक पार्टी रखी है, मतलब सिमरन का बर्थडे है। उस पार्टी में मुझे सबसे बेस्ट दिखना है, सबसे खूबसूरत दिखना है, ताकि मैं लाइमलाइट बन सकूं और सब मुझे ही देखें। मैं ऐसा मौका छोड़ने वाली नहीं हूँ। माधवी की बात सुनकर उसके पापा बहुत खुश हो गए और बोले, ठीक है तुम तैयार हो जाओ, मैं खुश हूँ कि तुम बस हमारा प्लान कैसे भी करके पूरा हो जाए। इसके बाद तो हमारा मुकाबला बिजनेस की दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा। माधवी बोली, डोंट वेरी पापा, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा और बहुत जल्द मैं विहान से शादी करके हमारे प्लान को आगे बढ़ाऊंगी। वही पार्टी में सारे गेस्ट आ चुके थे। पार्टी बहुत शानदार थी। सब लोग बड़े बड़े रईस घराने के लोग ही नज़र आ रहे थे खन्ना की पार्टी में, और हो भी क्यों ना, इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन विहान खन्ना का इंडस्ट्री था। विहान जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने के लिए रूम में गया, क्योंकि वहाँ पर जब वह महक को लेकर आया तो वह एक बिजनेस पार्टनर उसके सामने आकर बातें करने लगे, तो वह रुक गया और कुछ ही देर में बहुत ही खूबसूरत सा 3 पीस सूट पहन कर के बाहर आया, जिसे लड़कियां देखती ही रह गई। हैंडसम, गोरा फेस, हल्की बियर्ड, शेड किए हुए बाल, बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था विहान। लड़कियां तो उसे देखते ही रह गई, मगर उसकी निगाहें तो सिर्फ एक ही इंसान पर था, और वह सिर्फ और सिर्फ महक पर। विहान को आते हुए देखकर महक 1 मिनट के लिए अपने होश ही खो बैठी। ऐसा विहान का रुतबा था ही, जो कि उसे एक बार देखे तो देखते रह जाते। थोड़ी ही देर में एक लग्जरी कार से माधवी खन्ना मैंसन के गेट के बाहर आती है, और वह ऐसी ड्रेस पहनकर आई हुई थी कि देखने वाले की निगाहें सिर्फ उसके फेस पर नहीं बल्कि ड्रेस पर ही था। स्लीवलेस कट पीस, लॉन्ग आगे से कटी हुई एक टांगें दिखाई दे रही थी। हैवी मेकअप में बड़ी ही ओवर एज लग रही थी माधवी। वह सीधे मेंशन के अंदर चली गई। बाकी के सभी गेस्ट गार्डन एरिया में ही थे। विहान का गार्डन एरिया बहुत बड़ा था, उसी में पार्टी रखी हुई थी, मगर माधवी वह तो अंदर गई। वहीं विक्की सिमरन को लेकर के घर आया। सिमरन घर को और पार्टी के माहौल को देख करके पूरी तरह से हैरान हो गई और उसके चेहरे खुशियों से खिल गई। वह फ़ौरन से विक्की को गले लगा ली। विक्की उसे बर्थडे का विश किया और बोला, तुम्हें क्या लगा कि हम सब लोग तुम्हारा बर्थडे भूल गए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, चलो आओ। वह फ़ौरन से अंदर आई। जैसे ही वह अंदर एंटर की, विहान उसे बहुत अच्छे से वेलकम किया और बर्थडे विश किया। फिर सब लोग उसे विश करने लगे। सिमरन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसे
बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके घर वाले इतने ग्रैंड पार्टी रखेंगे उसकी जन्मदिन पर। तभी विहान ने सर्वेंट को इशारा किया तो सर्वेंट ने बहुत बड़ा सा केक लेकर आया, जिसको देख करके सिमरन और भी ज़्यादा हैरान हो गई। विहान बोला, मेरी क्यूट सिस्टर, तुम्हारे लिए यह सब है आज का दिन। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हारा बर्थडे भूल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सिमरन विहान के पास आई और गले लग गई। वह कहने लगी, थैंक यू भाई, आप सबको थैंक यू। और उसने केक कट किया, सबने उसे विश किया और सब पार्टी एंजॉय करने लगे। तन्नू और महक एक साथ थे। विक्की तन्नू के पास आया और बोला, तन्नू तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो। और इशारे से बोला, महक को लेकर के जाओ भाई के पास, या फिर भाई को लेकर आता हूँ। वह इशारों में ही बातें किए जा रहे थे। तभी सिमरन उन लोगों के पास आई और बोली, आप लोगों ने कुछ खाया पिया कि नहीं, या मैं लेकर आऊँ? महक जी, आपको कुछ चाहिए? महक ने ना में सर हिलाई। विक्की तनु को लेकर के वहाँ से दूर हट गया। सिमरन महक से बोली, मिस महक, आपको मेरे भाई कैसे लगते हैं? महक बोली, वैसे तो वो ठीक है, मतलब खड़ूस बहुत ज़्यादा हैं, हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। सिमरन महक के बिल्कुल पास आई और कहने लगी, मिस महक जी, कहीं मेरा भाई को लाइक तो नहीं करती हैं? इतना कहकर वह चुप हो गई। फिर बोली, वैसे मेरे विहान भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। वह जितना गुस्से दिखाते हैं उतना ही उनका दिल बहुत ही सॉफ्ट है। मेरे भाई वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं। कुछ ही देर बाद सिमरन भी वहाँ से चली गई। इस वक्त महक अकेले टेबल के पास चेयर पर बैठी हुई थी। तभी अचानक वहाँ पर माधवी आई और वह भी महक के बगल में बैठ गई और महक से बोली, मैं तुम्हें मिलना चाहती थी, थैंक गॉड कि तुम मिल गई। महक हैरान होकर के बोली, मगर आप मुझसे मिलना क्यों चाहती हैं? माधवी बोली, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि विहान के घर वाले मुझसे सही ढंग से बात तक नहीं कर रहे हैं। विहान की नज़रें सिर्फ तुम्हारी तरफ ही है। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ, 2 कौड़ी की लड़की, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मेरे विहान को मुझसे छीन लोगी? ऐसा मैं कभी होने नहीं दूँगी, समझी तुम? महक बोली, मिस आप जो भी हो, आप क्या करती हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, आप जो बोल रही हैं वह गलत है। मेरा दूर दूर से विहान सर से कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आप समझ रही हैं। महक की बातों से सुनकर के माधवी गुस्से में बोली, मुझे यूँ पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है। विहान तो पूरी तरह से पागल है तुम पर, मैं उसकी आंखों में देखकर बता सकती हूँ। इतना कहकर के माधवी अपने हाथ में वाइन की ग्लास ली हुई थी, उसको उठा कर के महक के सर पर दे मारी। महक के सर से खून निकलने लगा। महक अपने सर को पकड़ कर के वहीं बैठ गई। वहाँ पर सभी लोग महक के चीखने से उसे देखने लगे। तभी वहाँ पर विहान दौड़ती हुई आया और महक का चोट देखकर वह फ़ौरन से महक को उठाने लगा, मगर माधवी बीच में आकर विहान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, विहान डार्लिंग, तुम इसे क्यों हेल्प कर रहे हो? छोड़ दो, यह लड़की इसी लायक है, इसे यही दर्द चाहिए। यह 2 कौड़ी की लड़की मेरे प्यार को मुझसे दूर करेगी, मैं इसे कभी छोड़ूंगी नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस लड़की को। विहान, तुम इसे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो और तुम इसे अपने ऑफिस से भी बाहर निकालोगे। विहान इस वक्त माधवी को बोला, माधवी हम बाद में बात करते हैं, मुझे इस वक्त महक को कमरे में लेकर जाना होगा। उसके सर पर गहरी चोट आई है। मगर माधवी विहान का हाथ खींच करके महक से दूर कर रही थी और कहने लगी, तुम इस लड़की को उठा करके कहीं नहीं ले जाओगे, छोड़ दो इसे, मरने दो यहीं। ममता जी आगे जाने वाली होती है और महक को वहाँ से उठा कर लाती और माधवी को बहुत सुनाने वाली होती है।
मगर कल्पना जी माधवी जी को रोक ली और बोली, ममता चुप रहो और बस तमाशा देखो। तभी विहान बहुत गुस्से में आंखें लाल किए हुए माधवी के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ दे मारा। महक को कमरे में लेकर जाता है और दौड़ते हुए बाहर आया और उसके हाथों को खींच करके बोला, आइंदा आज के बाद मेरे नज़रों के सामने आना भी मत, समझी तुम 2 कौड़ी की लड़की। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे इस रवैये को समझता नहीं हूँ? तुम्हारा और तुम्हारे बाप का क्या प्लान है मैं यह भी जानता हूँ, मगर मैं नहीं बोलता हूँ इसका क्या मतलब है? तुम सब लोग मेरा फ़ायदा उठाओगे। मैं तुम्हारे बाप का या तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ जो तुम दोनों चाहोगे और मैं उस खिलौने की तरह नाचता रहूँगा। तुम अपने बाप की खिलौना होगी, नाचने वाली होगी, मगर मैं नहीं हूँ। तुम क्या सोचती हो मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूँगा? नो वे, नेवर। यह जो तुम्हारे दिमाग में फितूर चल रहे हैं ना, जो प्लान चल रहे हैं, वह मैं अच्छे से जानता हूँ और आज से नहीं बहुत पहले से। मगर मैं कुछ क्लू ढूंढ रहा था और वह आज क्लू मुझे मिल गया। तभी उसके सामने सेरा आया और बोला, ये लो विहान। वह एक फ़ाइल देता है और उस फाइल में माधवी और उसके बाप की काले कारनामों का काला चिट्ठा था। वह फाइल माधवी के तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह लो, खुद ही देख लो और अपने बाप को भी दिखा देना। ऐसे मेरे पास बहुत से पड़े हैं और तुम खुद निकलती हो या फिर तुम हवालात चाहोगी? चलो निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ तुम। जो मंसूबे को लेकर आई हो वह कभी पूरा नहीं होगा, प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। तुम जैसी लड़कियों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ और तुम मुझसे शादी करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हो या फिर मेरे बिजनेस को हड़पना चाहती हो, यह मुझे अच्छे से पता है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और तुमने जिस तरह से महक को मारा, महक भी तुम्हें मार सकती थी, मगर वह नहीं चाहती थी कि इस पार्टी में हंगामा हो, मगर तुमने वह हंगामा कर ही दी। तुम महक को निकालना चाहती हो मेरी ज़िंदगी से, मेरी ऑफिस से। महक कहीं नहीं निकलेगी। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मेरी लाइफ से। जानना चाहती हो कि महक मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? तो महक मेरी ज़िंदगी है और मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे लिए वह मेरे अपनी फैमिली की तरह है। सिक्योरिटी को बुलाता है और सिक्योरिटी आते ही बोला, इस लड़की को यहाँ से दफ़ा करो मेरे नज़रों के सामने से। यह यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। माधवी 1 मिनट के लिए तो सुन पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक उसके साथ क्या हो गया। वह जो सोची और प्लानिंग के साथ आई थी, उसके ऊपर तो पूरी तरह से पानी फिर चुका था। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह पूरी तरह से लाइमलाइट बटोरने आई थी, मगर खुद का बैंड बजा गई बेचारी। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसके आगे बढ़ते हैं। वह अपने हाथों के इशारे से बोलती है, रुक जाओ। और मिस्टर खन्ना, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस 2 कौड़ी की लड़की को तो इसको बाद में देख लूँगी और तुमसे भी मैं बाद में निपटूँगी। विहान उसके करीब आया और आंखें लाल किए हुए, दांत पीसते हुए बोला, अगर तुमने महक के करीब या उसके ऊपर नज़र उठाकर देखने की भी कोशिश की ना, तो तुम्हारी आंखें निकाल दूँगा, समझी तुम? सिमरन बोली, तुम लोग देख लेना, चैन से मैं किसी को भी नहीं रहने दूँगी। और वह गुस्से में तिलमिलाते हुए वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ महक कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। उसके माथे पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी। महक को ऐसी हालत में देखकर विहान फ़ौरन से रूम में गया। धीरे धीरे सभी लोग पार्टी से जाने लगे। कल्पना जी बोली, ठीक है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी यहीं ख़त्म होती है। आप सब लोग बहुत इंजॉय किए होंगे, अब आप लोग जा सकते हैं। सभी लोग सच में पार्टी बहुत एंजॉय किए। सबका पार्टी ख़त्म हो चुका। सब लोग धीरे धीरे चले गए, मगर महक बेहोश हो चुकी थी। विहान बोला, डॉक्टर सिमरन जल्दी से महक का चेकअप करो। सिमरन कहने लगी, भाई रिलैक्स, आप घबराइए नहीं, बस आप 2 मिनट बाहर वेट करिए, मैं देखती हूँ। और वह तनु को अपने साथ लेकर जाती है।
महक इस वक्त बेहोश पड़ी हुई थी। महक के चोट पर सिमरन पट्टी करती है और उसे एक इंजेक्शन लगाती है जो कि पेन किलर का होता है। विहान महक को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसको इस तरह से परेशान होते हुए देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे कि देखो महक के लिए कितनी परेशान हो रहा है यह, और सच में महक कितनी प्यारी है। हमें तो बस उसका नाम सुनकर ही लग रहा था कि वह कोई ख़ास लड़की होगी। वह तो एकदम एंजल है, हमारे बेटे की ज़िंदगी में 4 चाँद लगा देगी। कल्पना जी बोली, मगर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई महक को मारने की? मुझे नहीं पता था कि वह इतने दिनों से इतना बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ वक्त रहते विहान सब कुछ जान गया। उधर विहान सीरा और रघु से बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। कुछ देर उन दोनों से बात करने के बाद बोला, तुम लोग आज यहीं रुक जाओ। वह दोनों भी हामी भरे। तभी सिमरन कमरे से बाहर आई तो दौड़ करके विहान उसके पास गया और बोला, सिमरन वह कैसी है? सिमरन विहान को इतना परेशान होते हुए देखकर बोली, भाई कूल डाउन, रिलैक्स। महक बिल्कुल ठीक है, बस उसके माथे पर हल्की सी चोट आई है। वह तो मिरर उसके अंदर नहीं चुभे हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में महक को होश आ जाएगा। वैसे भाई एक बात पूछूं, आप इतने महक को लेकर परेशान क्यों हो रहे हैं? इस बात का प्रूफ तो हमें मिल चुका है, क्योंकि आपने उस मेकअप की दुकान वाली को अच्छे से समझा दिया। अब ज़रा हमें भी समझाएंगे कि आखिर यह सब क्या चल रहा है, कहीं कुछ? तभी विहान बोला, उल्टा मत सोचो, वह मेरी एम्प्लॉय है और जाहिर सी बात है एम्प्लॉय एक फैमिली मेम्बर होते हैं, और हम अपने एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तभी विक्की सामने से आया और बोला, नो नो भाई, एम्प्लॉय से भी बढ़कर आपने जो उस मेकअप की दुकान से बोले वह आपकी दुनिया है, मतलब महक आपकी दुनिया है। आप उसे एक खरोच भी आने नहीं देंगे। ममता जी बोली, बता दो बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा, और शायद हमारी बहू यही बने तो ही अच्छा रहेगा। विहान के अंदर तो लड्डू फूट रहे थे, मगर वह बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वह सिर्फ एम्प्लॉय है मेरी और मैं उसके लिए बॉस हूँ। ऐसा कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। तभी मिस्टर खन्ना बोले, जो भी है वह राना कुछ तो ज़रूर खिचड़ी पकाएगा, और इस राना की बच्ची को तो कुछ करना होगा, वह आगे भी महक को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि वह बहुत ही बिगड़े लड़की है और राना भी उसका भरपूर साथ देता है, वह कुछ भी कर सकती है। तो विहान बोला, डैड उसकी टेंशन आप नहीं लीजिए, मैं उसका भी इंतज़ाम कर दूंगा। आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि जो इंसान मुझे पसंद नहीं होता मैं उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। वह मेरी निगाहों में रहेगी, उसकी पल पल की खबरें मुझे मिलती रहेगी। और रही बात महक की, तो उसकी तरफ वह नज़र उठाकर भी नहीं देख सकती है मेरे रहते हुए। तभी कल्पना जी बोली, ओहो, मतलब बात ज़बान पर आ ही गई। अब बता भी दे बेटा, छुपाने से क्या फ़ायदा? प्यार तो तू महक से बहुत करता है, लेकिन बताने से तो डर रहा है। विहान कल्पना जी के पास गया और बोला, दादी माँ कितनी बार बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। कल्पना जी बोली, तो फिर वह सब क्या था? उस चुड़ैल से जो बातें बताए वह सब क्या है? विहान बोला, दादी माँ आप क्यों नहीं समझती हैं, मैं तो सिर्फ उसको दूर भगाने के लिए यह सारी बातें बोला ताकि वह मेरा पीछा छोड़ दे। तभी तनु आकर बोली, महक को होश आ गया। सब लोग कमरे में गए। महक अपने सर पर हाथ रखे हुए उठने की कोशिश कर रही थी कि विहान दौड़कर उसके पास गया और बोला, नहीं महक उठो नहीं, बस तुम लेटी रहो। विक्की इस वक्त अपने माँ और दादी माँ के बीच में था और बोला, देख रही हैं दादी माँ, महक के लिए भाई का प्यार, मगर भाई यह बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है कि वह महक से प्यार भी करते हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि प्यार है क्या। अब छोटे बच्चे हैं क्या, मैं उन्हें प्यार सिखाऊं कि वह सच में प्यार में पड़ चुके हैं। कल्पना जी विक्की के पीठ को थपथपाते हुए बोली, बेटा तू तो उससे भी समझदार है, तू ही समझा उसे
कि प्यार क्या होता है। वह प्यार बहुत करता है महक से, मगर वह बता नहीं पा रहा है या फिर समझना नहीं चाहता है। इसके पीछे भी कोई तो बात होगी जो यह सब कुछ छुपाना चाह रहा है। कल्पना जी महक के पास गई और बोली, अब कैसी हो बेटा, चोट ठीक तो है ना? महक हाँ में सर हिलाई और बोली, ठीक हूँ दादी माँ। ममता जी भी महक के पास आई और बोली, आज तुम यहीं रुक जाओ बेटा, काफ़ी रात हो गई है और चोट भी लगी है। तभी महक परेशान होते हुए बोली, पर आंटी जी, नैना अकेले है घर पर और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना होगा। विहान उसको इतना परेशान होते हुए देखकर बोला, रिलैक्स महक, मैं किसी को भेज देता हूँ, नैना बिल्कुल सेफ़ रहेगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, उसको मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वह कमरे से बाहर आया और सेरा के पास गया और बोला, जाओ नैना के घर तनु को साथ ले लो और उसके घर पर ही रहना, मैं नैना को कॉल कर देता हूँ। विहान के कहने पर सेरा और तनु कार में बैठकर निकल पड़े। सेरा और तनु एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, क्योंकि सेरा की कोई बहन नहीं थी और तनु का कोई भाई नहीं था। सेरा तनु से बोला, तब तनु, विक्की और तुम्हारा रिलेशन कहाँ तक पहुँचा? तनु बोली, भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका सारा फोकस तो विहान और महक पर है, उनको एक करने में लगा हुआ है, उसको तो दिख ही नहीं रहा है कि मैं कितना उसके लिए पॉजिटिव हूँ। सेरा बोला, अच्छा यह बात है, तो क्या मैं कुछ हेल्प करूँ? तनु बोली, नहीं भाई, मैं देखती हूँ क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, आप मेरी हेल्प करोगे ना? सेरा फ़ौरन से बोला, हाँ क्यों नहीं करूँगा। वहीं विहान नैना को कॉल करता है, मगर नैना फ़ोन नहीं रिसीव करती है। विहान को भी थोड़ी टेंशन होने लगी थी। विहान फिर से नैना को कॉल किया, मगर इस बार नैना ने कॉल रिसीव की। नैना बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गई थी और वह मेडिसिन ली हुई थी, जिस वजह से उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं थी। वह बोली, आप कौन बोल रहे हैं? विहान बोला, नैना आज महक घर नहीं आएगी, काफ़ी रात हो गई है, मैं किसी को तुम्हारे घर पर भेजा हूँ, बस वह 5 मिनट में ही पहुँच जाएंगे, अपना ख्याल रखना। नैना इस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं थी। वह ओके बोलकर कॉल कट कर दी। वहीं विक्की को जब यह सब कुछ मालूम हुआ कि अब वह लड़की विहान के लाइफ से निकल चुकी है, तो विक्की बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वह तनु के पास आया और उसे बोला, अब देखते जाओ मेरा प्लान क्या है। अगर भाई कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी उनको देखकर तो साफ पता चल रहा है कि वह कितना प्यार करते हैं महक से, और वह तो चाहकर भी महक से दूर नहीं हो सकते हैं, यह मुझे अच्छे से पता है। और यही भाई का जो अंदर छुपा हुआ प्यार है वह बाहर लाना है मुझे। उन्हें लग रहा है कि महक सिर्फ एम्प्लॉय है और उसकी फ़िक्र कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। उनकी आंखों में देखकर पूरे अच्छे से पता लगाया जा सकता है कि वह महक से कितना प्यार करते हैं। और तनु की तरफ देख कर के बोला, हम दोनों बहुत जल्द रिश्तेदार बनने वाले हैं, पहले तो दोस्त थे ना। तभी तनु हैरान होते हुए बोली, रिश्तेदार, वह कैसे? तनु ने सवालिया नज़रों से विक्की की तरफ देखी और विक्की मस्त अंदाज में बोला, वह इसलिए क्योंकि जब तुम्हारी दोस्त की शादी मेरे भाई से हो जाएगी तो हम दोनों के बीच में भी तो कुछ रिश्ते हो जाएंगे ना। तुम भाई की साली हो जाओगी और उस नाते हम दोनों का बॉस और एम्प्लॉय के अलावा भी एक रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरी भाभी की बहन कम दोस्त होगी ना। विक्की अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, अपने सपने में तनु से शेयर कर रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर कि उसके इस सपने को क्या हकीकत मिलेगी या नहीं। तनु ने विक्की की बात सुनकर अपने हाथ कस के बंद कर ली और मन में सोचने लगी, कैसा इंसान है यह। महक के बारे में तो बहुत अच्छे से सोच रहा है, लेकिन मेरे बारे में क्या इसे मेरी आंखों में अपने लिए कुछ नज़र नहीं आता? और पहले से ही विहान और महक की शादी के बारे में सोच रहा है। यह तो वही बात हुई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इन दोनों के बीच में
कुछ ऐसा होना शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ पर विक्की खन्ना ने शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। विक्की अपनी बात पूरी करके वहाँ से अपने कमरे में चला गया। तनु तो बस अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और उसे खोया हुआ छोड़ करके चला गया। तनु गाड़ी में बैठ करके वही सोचे जा रही थी कि तभी विक्की को थोड़ी सी भी उसकी फ़िक्र नहीं है। वह तो बस विहान के बारे में ही सोचे जा रहा है। कैसे वह कुछ देर पहले उसके सामने यह सारी बातें कह रहा था। अभी वह अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी सेरा बोला, तनु चलो दरवाज़ा नॉक करो। तनु कार से बाहर निकली और डोर नॉक की, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। वह भी परेशान होने लगी। काफ़ी देर हो गया मगर नैना ने दरवाज़ा नहीं खोला। सेरा और तनु पूरी तरह से डर गए और खिड़की के रास्ते से जाकर के अंदर से सेरा ने दरवाज़ा खोला और तनु को अंदर लाया। तनु जल्दी से नैना के कमरे की तरफ भागी। उसे तो पहले पता ही नहीं था कि नैना का कमरा कौन सा है, मगर उसे घर में 2 ही कमरे थे। दोनों में वह देखी तो एक कमरे में नैना मिली, वह भी बेहोशी की हालत में। यह देखकर तनु परेशान हो गई। वह सेरा को चिल्ला करके बुलाई, सेरा भाई जल्दी कमरे में आइए। वह कमरे में गया तो देखा नैना पूरी तरह से बेहोश बेसुध पड़ी हुई थी। वह बोला, अभी हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। वह फ़ौरन से नैना को अपनी गोद में उठाया और उसे कार में बिठाया और उसे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसने विहान को कॉल किया। विहान इस वक्त महक के पास ही बैठा हुआ था। वह बाहर आया और बोला, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सेरा बोला, नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं है। अगर हम लोग वक्त पर नहीं जाते तो नैना का पता नहीं क्या हो जाता। वह पूरे बुखार से तप रही है, वह पूरा बेहोश पड़ी हुई है। हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। विहान बोला, ठीक है तुम हॉस्पिटल लेकर जाओ, मगर इस बारे में मुझे महक को कुछ भी नहीं बताना है, वरना वो बहुत परेशान होगी और जिद करेगी कि नैना के पास जाना है। और मैं रघु को भेज रहा हूँ। रघु तनु को उसके घर छोड़ आएगा, तुम हॉस्पिटल में ही रुकना। सेरा ओके बोला और फ़ोन कट कर दिया। विहान ने रघु को सारी बातें बताया और बोला, मैं भी चलूँ क्या? रघु बोला, नहीं तुम नहीं जाओ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ऑफिसर को लेकर जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहो महक के पास। इतना कहकर के वह स्माइल करते हुए बाहर निकल गया। एक पल के लिए विहान के होठों पर भी स्माइल आ गई। महक बेटा, तुम यहीं सोना चाहोगी या फिर सिमरन के कमरे में? शायद तुम्हें ज़रूरत हो तो सिमरन थोड़ा देख लिया करेगी, है ना सिमरन? सिमरन बोली, हाँ क्यों नहीं मिस महक जी, तो चले अपने कमरे में। बाय द वे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपका भी कमरा इस घर में हो ही जाएगा। इतना कहकर के वह महक को हाथों से पकड़ के उसे बेड से खड़ी की और उसे धीरे से सहारा दे कर के ले जाने लगी। वही विहान उसको ऐसे जाते हुए देख करके बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि महक को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी जाने में। ममता जी बोली, क्या देख रहे हो विहान, जल्दी से महक को ले जा कर के सिमरन के कमरे में। अभी वह इतना बोली ही थी कि विहान फ़ौरन से महक को अपनी गोद में उठाया। महक डर की वजह से विहान के गले में दोनों बाहें डालकर उसको देखने लगी। विहान भी एक पल के लिए उसमें खो सा गया। एक हाथ उसके कमर पर और एक हाथ उसके पैरों में था। महक इस वक्त बिल्कुल शर्माई जा रही थी। वह अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसे शर्माता हुआ देखकर विहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। तो इन्हें ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहने देते हैं। नैना को क्या हुआ है अचानक से, और महक क्या सच में अब विहान के ही घर पर रहेगी? यह जानने के लिए इस स्टोरी के साथ बने रहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।